आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। कांग्रेस पार्टी तरक्की पर नहीं तकसीम पर यकीन रखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में इंतखाबी रैली से किया खिताब। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात दो अहम नजरियात की है जंग, आइन के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान भी कर देंगे निछावर। महाराष्ट्र में माहौल एमवीए के हक में है। आइंदा हुकूमत महाविकास अघाड़ी की बनेगी। एनसीपी सरबराह शरद पवार का दावा। पवन खेड़ा की मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और महायुति में शामिल पार्टियों पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम मजीद तेजी आ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज औरंगाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। मोदी ने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी तरक्की पर नहीं तकसीम पर यकीन रखती है। शुरू से ही कांग्रेस रिजर्वेशन के खिलाफ रही। पुराने इश्तिहारात जो आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं बताते हैं कि कांग्रेस की असल सोच क्या है। रिजर्वेशन के हवाले से कांग्रेस की जहनीत और एजेंडा आज भी वही है, इसलिए उनके लिए ये मुश्किल है। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, मरकजी वजीर रामदास अठावले और महायुति के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। आप देखिए, इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। को लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने नंदरबार में पार्टी उम्मीदवारों के लिए तशहीरी मुहिम चलाई। राहुल गांधी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि ये लड़ाई आइन को बचाने की लड़ाई है और इस मकसद के लिए हम अपनी जान देने को तैयार हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब को दो अहम नजरियात की जंग करार दिया और कहा कि इंडिया ब्लॉक मुल्क को आइन के जरिए चलाने की हिमायत करता है, जबकि बीजेपी वाले इस आइन को खाली बताते हैं। किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है
उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे, आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के नासिक का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में अच्छा माहौल है, कांग्रेस और एमवीए जीतने वाली है। खड़गे ने कहा कि जब राहुल गांधी दौरा करते हैं तो 2-4 हलकों में फायदा हो जाता है। हम लोग महाराष्ट्र को देंगे, ठीक है, हर जगह हम सब लोग कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सभी महाविकास आघाड़ी के नेता लोग चुनाव में लगे हुए हैं। हर जगह जहां कहीं वो लोग पूछ रहे हैं वहां हर जगह जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी गए तो और भी नेचुरली आजू बाजू के 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मदद मिलती है। क्या आपको लगता है अच्छा लोकसभा को लेकर लोकसभा में भी मिल रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये राज्य का चुनाव रहे तो भी अब आप ही सोचिए कि मोदी साहब बार बार आ रहे हैं, शाह साहब बार बार आ रहे हैं, पूरी उनकी टीम जितनी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट और आजू बाजू के चीफ मिनिस्टर्स यहाँ आ रहे बोले तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग घबरा गए हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी हालत में कि महाविकास आघाड़ी सत्ता में नहीं आना, क्योंकि उन्होंने तो जो आज गवर्नमेंट बनाया है ये तो तोड़फोड़ के बनाया है, और जो तोड़फोड़ के बनाने वाले बहुत दिन नहीं टिकती। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और तमाम बड़े नेता दिल्ली से अपना डेरा डाले हुए महाराष्ट्र में, मोदी जी हो या राहुल गांधी खड़गे, इस वक्त इंतखाबी मुहिम को पूरा जोर लगाकर अपनी अपनी पार्टी के हक में करने की पूरी कोशिश है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कि आज क्या कुछ मुहिम रही, क्या कहा जा रहा है, ज़मीनी तौर पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या कुछ आज देखने को मिला? राहुल गांधी, खड़गे, वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी इस वक्त जो है इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। साफ तौर पे मैं बता दूं, इंतखाबी जो जलसे है वो शुरुआत तो महाराष्ट्र में काफी दिनों से चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र का सियासी पारा जो है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में धारा 370 की एंट्री हो चुकी है, महाराष्ट्र के चुनाव में लाउड स्पीकर की एंट्री हो चुकी है, महाराष्ट्र के चुनाव में अगर बात करें लव जिहाद, लैंड, उसके बाद जो है अब वोट जिहाद की जो है वो एंट्री हो चुकी है। और तमाम जो सियासी पार्टी है, तकरीबन तमाम जो लोग है इस पाले से उस पाले जो है वो गेंद फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ओबीसी का मुद्दा खेला है, मराठों का मुद्दा खेला है, आरक्षण बचाने वाली जो मुहिम थी 2024 के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में जो देखा गया था, उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है सियासी पारा जो है भूनती भी नजर आ रही है। तो तमाम जो सियासी पार्टी है अपने अपने वोटरों को रुझाने की लगातार कोशिश कर रही है, और जो सियासी पारा है धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से करीब आ रहा है। बड़ा मुख्य मुद्दा बना हुआ है इस वक्त, रिजर्वेशन को लेकर मोदी जो है कांग्रेस को घेर रहे हैं। इस चीज को लेकर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिला? देखिए, रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र का चुनाव का जो मुद्दा बना था 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में भी रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो काफी ज्यादा चर्चित हुआ था, क्योंकि मराठों का आरक्षण की बात हुई थी, उसके अंदर ओबीसी की हिस्सेदारी की बात चल रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी अपना जो 4% आरक्षण जो है एजुकेशन में जो मिला था उसकी भी मांगे जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। और अभी इस चुनाव के अंदर भी तमाम जो सियासी पार्टी है इस पाले से उस पाले जो है वो गेंद फेंकती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव का असल मुद्दा जो है वो आरक्षण भी, क्योंकि ओबीसी चाह रहे थे कि हमारे आरक्षण से जो है वो आरक्षण छीन को कहीं ना कहीं जो है मराठा को दे दिया जाएगा, और मुसलमान भी जो है वो लगातार ये सोच रहे हैं कि हमारे को भी जो एजुकेशन के अंदर 5% जो आरक्षण बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था उसको भी लागू करना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा, पढ़ाई और नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो तमाम जो सियासी पार्टी है
वो वादे तो बहुत कर रही है, लेकिन वादों के बाद कितना खरा उतरती है तो जनता तय करेगी। लेकिन सियासी मुद्दा जो है आरक्षण भी बना हुआ है। जी अमजद, एक और चीज़ है, जिस तरह से एनसीपी की बात करें या फिर शिवसेना की बात करें, दो दो टुकड़ों में बटी हुई हैं, कितना जो है यहाँ पर चुनाव त्रिकोणी है। एक तरह से 6 पार्टियां हो गई हैं, अगर बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी की 2, शिवसेना की 2। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो क्या कुछ लोगों में जहन में बना हुआ है, क्या लोग किस एनसीपी की तरफ जाएंगे, किस शिवसेना की तरफ जाएंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, साफ तौर पे बता दूं, जो सियासी पार्टी जो 2 भाग में बनी है, लेकिन दोनों ही पार्टी जो है एक दूसरे के साथ, जो बड़ी 2 सियासी पार्टी है उनके साथ जो है वो जाके मिल चुकी है। चाहे एकनाथ शिंदे की बात कर ले, चाहे अजित पवार की बात कर ले, दोनों ही जो है बीजेपी की जाके गोद में बैठे हुए हैं। और अगर वही बात कर ले उद्धव ठाकरे और शरद पवार की, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जाके जो है वो बैठे हुए हैं। तो दोनों ही जो बड़ी सियासी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टी है उनको अपने साथ लेके महाराष्ट्र का जो रण है वो जीतने की कोशिश कर रही है। अब आने वाली 23 तारीख को पता चलेगा कि सियासी रण जो है वो कौन जीतता है। लेकिन अगर बात कर ले तो दोनों ही पार्टी के जो कैंडिडेट है उनकी जो साख है, दोनों ही पार्टी की जो साख है, चाहे शरद पवार की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले, चाहे एकनाथ शिंदे की बात कर ले या अजित पवार की बात कर ले, ये चारों की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। क्योंकि ये महाराष्ट्र का चुनाव ही तय करेगा कि कौन सीट पाएगा और कौन सीट खोएगा, किसकी सरकार बनेगी। बड़े बड़े दिक्कत जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर हम देखते हुए आए कि 15, 20 साल, 30 सालों से जो है वो महाराष्ट्र में राज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सियासी पारा 23 तारीख को किस करवट बदलता है और कौन सा लीडर जो है वो जीतता है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं उनका कहीं ना कहीं मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार ने आज पुणे के चिंचौड़ असेंबली हल्के में रोड शो किया। इस दौरान पार्टी हामियों में काफ़ी जोश व खरूश देखने को मिला। शरद पवार को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों के दोनों जानिब मौजूद थे। शरद पवार ने हल्के में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। एनसीपी एससीपी सदर शरद पवार एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के इंतखाबात से जहां एक तरफ मोदी का दौर खत्म होने वाला है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क को एक बड़ा पैगाम मिलने वाला है। शरद पवार ने कहा कि रियासत में इस वक्त पूरा माहौल एमवीए के हक में है और महाराष्ट्र में आइंदा हुकूमत महाविकास अघाड़ी की बनने वाली है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी और उसके इत्तेहादियों के हुकूमत करने के तरीके से रियासत की आवाम मुतमईन नहीं है और इसी वजह से वो इस मरतबा एमवीए को हुकूमत साजी का मौका देंगे। व्हायचा देता येणार नाही आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी पुण्याची निवड केली आणि हे काम कुणी करायचे असा विचार करत असताना त्यावेळेला या भागामध्ये आमदार अण्णासाहेब वगैरे होते. अण्णासाहेब वगैरेंच्यावर ही जबाबदारी टाकली. डॉक्टर घाले नावाचे ग्रस्त होते, त्यांचंही त्याच्यामध्ये योगदान होतं आणि या सगळ्यांनी ही नगरी उभं करायचं ठरवलं. आणि चव्हाण साहेबांनी काही उत्तम आणि मोठ्या उद्योगपतींना निमंत्रित केलं. चव्हाण साहेबांना समजलं की रियाजी टाटा बिहारमध्ये एक कारखाना टाकणार, ते बाहेर का देता येणार नाही. कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और महायुति में शामिल पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। पवन खेड़ा ने कहा कि महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है और लेकिन बीजेपी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर से मुतल्लक दफ़ा 370 और दीगर गैर अहम मौज़ूआत पर बात की जा रही है। हमारा नारा सिंपल है कि अगर हम बटेंगे तो हमारे पॉकेट कटेंगे, जो कि बीजेपी और महायुति पिछले 10 साल से बीजेपी कर रही है, पिछले 2.5 साल से महायुति महाराष्ट्र में कर रही है। आपने सुना मंडी में 25 रुपए का है लहसुन होलसेल, यहां 500 रुपए का हो गया। बीच का पैसा कौन ले जा रहा है? ये वही ले जा रहे हैं जो नारे लगाते हैं बटेंगे कटेंगे वाले, पॉकेट काट रहे हैं। प्याज 20 रुपए है मंडी में, यहां 100 रुपए का है। कैसे हुआ ये बटेंगे कटेंगे वाले नारे वाले लगा रहे हैं। ये उन्हीं को पैसा जा रहा है। प्याज उगाने वाला किसान भी रो रहा है, प्याज खाने वाले हम और आप भी रो रहे हैं। पैसा उन्हीं के पास जा रहा है जो बटेंगे कटेंगे करते रहते हैं दिन भर।
लोकसभा चुनाव में कई मुस्लिम संगठनों ने मोदी जी को समर्थन दिया था, तब तो नहीं रोए थे मोदी जी, अब क्यों रो रहे हैं? मुद्दा है महाराष्ट्र में 370 था क्या? बताओ भाई, महाराष्ट्र में कहीं किसी ने 370 देखा हो तो? अब यहां 370 कहां ले आए? अरे महाराष्ट्र के लोगों को 500 रुपए का लहसुन क्यों मिल रहा है, उसका जवाब दीजिए। 370 ले आएंगे। हम पूछ रहे हैं प्याज 100 रुपए का क्यों, बोले 370। 370 कहां से मुद्दा आ गया महाराष्ट्र में? हम तो जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या गौतम अदानी के लिए है ये पूरी सरकार? ये धारावी के लिए तो नहीं हुआ था षड्यंत्र? ये 2.5 साल पहले जो सरकार गिराई और गिराने में गौतम अदानी शामिल थे, तो क्या धारावी के लिए किया गया था? ये सवाल अब हमारा है। भाई आपने अपनी पार्टी अलग कर दी, संबंध तोड़ दिए, फिर उन्हीं का चिन्ह और उन्हीं के जो नेता है उनका फोटो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल सही सवाल कोर्ट ने उठाया। हम महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने मरकजी वजीर अमित शाह के हालिया बयान पर सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह दफा 370 की रट लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आवाम को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस दफा को हटाकर हकीकत में क्या हासिल किया है। मुझे एक नहीं समझ में आ रहा है, अमित शाह जी दिमाग में कोई डिस्टर्ब हुआ है क्या अमित शाह जी का? अरे 370 आपने हटा भी दिया तो क्या पा लिया आपने? 10 साल के बाद इलेक्शन लिया है, आतंकवाद कम नहीं हुआ है। आप ही कह रहे थे कि 370 हट जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लोकशाही वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आपको 10 साल लगा इलेक्शन लेने को। आपने क्या पाया है और उससे 370 का फायदा क्या है? तुमको फायदा हुआ, हटा के फायदा हुआ या रखने से? क्या कश्मीर पंडितों की जानें बच रही है? कश्मीर पंडितों तो वहां से पलायन कर रहे हैं। तो आपने क्या पाया है 370 हटा के, और देश ने क्या पाया है? ये अमित शाह एक बार क्लियर कर ले। फिर उसके लिए अखिल ने राहुल गांधी काफी है, वो इंदिरा जी को आने की जरूरत नहीं है। पहले अखिल राहुल गांधी काफी है। पहले अमित शाह ने इस तरह के बड़े बड़े वक्तव्य करने से पहले क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ इसके। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने नागपुर में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हालिया धर्म युद्ध को बचाने वाले बयान पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि आइन को बचाना भी धर्म युद्ध है और इसकी जिम्मेदारी सब पर आयद होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं भाषण सुन रहा था डिप्टी सीएम साहब का। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। ठीक बात है, लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहां खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर यह धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा। महाराष्ट्र की शोलापुर पुलिस ने एआईएमआईएम के रुकने पार्लियामेंट असद अवैसी को नोटिस दिया है। खास बात यह है कि यह नोटिस एक अवामी स्टेज पर दिया गया। अवैसी शोलापुर सेंट्रल असेंबली हल्के के उम्मीदवार फारूक शब्दी की इंतखाबी रैली के सिलसिले में स्टेज पर थे। जब अवैसी को पुलिस ने नोटिस भेजा, नोटिस में अवैसी को हिदायत दी गई कि वो अपनी तकरीर में किसी भी बरादरी के जज्बात को ठेस न पहुंचाए और इश्तियाल अंगेज तकरीर न करें। असदुद्दीन अवैसी ने उन्हें दी जाने वाली नोटिस पर अवामी जलसे के दौरान शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिवाय उन्हें निशाना बनाने के कुछ नहीं है। डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे, मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था बोलता हूं मैं आपको, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन
कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन लोग। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने पुणे में महायुति उम्मीदवारों के हक में तशहीरी मुहिम चलाई। इस दौरान प्रमोद सावंत का कहना है कि रियासत का माहौल महायुति के हक में है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी लीडरों के सामान की तलाशी पर तबसरा करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान इस तरह की चेकिंग एक मामूल की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे एक मसला बना दिया। शोलापुर में साबिक MLA प्रकाश एलबुलवार ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरक्की के बारे में कोई बात नहीं करता और ये रियासत में सब कुछ सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है और मुझे यकीन है कि इस बार शोलापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार चेतन नरोटे ही मुंतखब होंगे। शोलापुर शहर में CPIM के सीनियर लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। डॉक्टर उदय नारकर ने कहा कि हमारे 3 उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस बार शोलापुर शहर में सिर्फ CPIM का उम्मीदवार ही जीत पाएगा। शोलापुर हलके में CPIM की मुहिम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो चुनौती जो बीजेपी का जो हुकुमशाही रवैया है, बीजेपी का जो भ्रष्ट शासन महाराष्ट्र में जो बैठा हुआ है उसके नेतृत्व में, वो भ्रष्ट शासन को सत्ता से हटाने से और हमारा एक नया पर्याप्त सरकार यहाँ पे तैयार करने का हमारा मंसूबा है। और उसके लिए महाराष्ट्र में हम 3 जगह पे महाविकास आघाड़ी के साथ तालमेल करके 3 जगह हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, उसमें से शोलापुर एक जगह है। गए 4 महीने से हमारा प्रचार चालू है। आइन इलेक्शन में रोज 4-5 कॉर्नर बैठक है, 1-2 जाहिर सभा है, सैकड़ों की। जालना शहर के मोती तालाब में एक खातून और 2 मासूम बच्चों की लाशें मिलने से शहर में हलचल मच गई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक यह खातून यूपी की रहने वाली है और इसकी गुमशुदगी का मुकदमा यूपी थाने में दर्ज कराया गया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि खुदकुशी है या फिर कत्ल का वाकया। तीनों लाशों को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।